अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो तुम? उसने कमरे के दरवाजे को खटखटाते हुए अंदर कदम रखा और हाथ में पकड़ी ट्रे को टेबल पर जिसमें वो तनावुश के लिए खाना लेकर आई थी। जबकि मायरा को यहाँ पाकिस्तान में देखकर उसका दिमाग ही घूम कर रह गया था। वालेकुम अस्सलाम मायरा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब है आप वारिक को जानती हो? उसने राजदाराना अंदाज में उसके करीब जगह बनाते हुए कहा। तो तनावुश ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। वो रिश्ते में मेरे हस्बैंड होते हैं। वो एक अदा से बाल पीछे करते हुए उससे बोली तो तनावुश को दूसरा झटका लगा कि क्या आप वारिक भाई की बीवी हो? वो यकीन नहीं कर पा रही थी। वारिक की पसंद मायरा तो हरगिज़ नहीं हो सकती थी। यार वो क्या है ना, उस दिन तुम्हारे फ्लैट से निकलते ही ये वारिक साहब मुझसे टकराए और पहले ही नज़र में अपना दिल गुर्दा जिगर सब कुछ मेरे नाम पर निसार कर बैठे। और फिर उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया तो मैंने भी तरस खाकर उनसे शादी कर ली। अच्छा किया ना मैंने। सब बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है ये मुझ पर मर मिटी थी और इसने मुझे प्रपोज़ किया था। फिर मैंने कहा चलो मैं इस पर तरस खाकर इससे शादी कर लेता हूँ। वारिक ने कमरे में घुसते हुए उसकी आखिरी बात सुनकर जवाब दिया, हाँ हाँ, शक्ल देखी अपनी मुच्छड़ कहीं के। ऐसे कौन से सुर्ख आपके पर लगे थे जो मैं आप पर मर मिटी और आपको प्रपोज़ करती? वो तो भड़क ही उठी थी। जबकि वारिस तनावुस का लिहाज किए बिना उसका बाजू पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा करता अजीब तरीके से घुमा कर देख रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? वो अपना हाथ छुड़वाती तंग आकर बोली, देख रहा हूँ कि तुम्हारे पर कहाँ हैं जो मैं तुम पर मर मिटा था। उसके मज़े से जवाब देने पर तनावुश की हंसी निकल गई। कोई मुझे कुछ बताएगा? वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली तो वो दोनों ही उसके करीब बैठ गए। बचपन की मंगेतर थी मेरी, ऐसे ही छोड़ देता न्यूयॉर्क की सड़कों पर भटकने के लिए? बचपन के मंगेतर थे मेरे, क्या तुम्हारी सदफबाजी के लिए तोहफा रख देती कि आओ सदफबाजी लूट लो मेरे मंगेतर को? दोनों ने अपने अंदाज में जवाब दिया था। क्या आप दोनों की मंगनी ताशफैन ये बात जानते थे? वह हैरानगी से पूछने लगी तो दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए हाँ में सर हिलाया। मायरा कंधे उचकाकर बोली तो उसे अपनी सोच पर अफसोस हुआ। वो ताशफैन और मायरा के रिश्ते को कितने गलत अंदाज में ले चुकी थी। हम दोनों ने ड्रामा किया था सबके सामने। ताशफैन ने झूठी कहानी सुनाई थी कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है क्योंकि वो तब तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन बाद में तो कहानी ही बदल गई। मेरे ख्याल में तुम्हें गलत फहमी हुई है तनावुश, क्योंकि ताशफैन तुमसे बहुत मोहब्बत। और अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तुम खाना खा रही हो। वो पता नहीं उसे ताशफैन के बारे में क्या क्या कहने वाली थी, लेकिन वारिक उसका हाथ थामकर उसे मेज़ के करीब ले आया। जबकि बाहर छोटू और अहमद की लड़ाई पर मायरा भागकर बाहर आई थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था, जबकि जाइना ने उसे देखते ही चेहरा फेर लिया। शुक्र है मेरा बच्चा, तुम वापस तो आए, कहाँ चले गए थे? इरफान उसके पास आते हुए उसे अपने गले से लगा चुके थे। कहीं नहीं, बस वो मॉम की बातों ने मुझे बहुत हर्ट किया था बाबा, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया, लेकिन अब आ गया। आप कैसी हैं मॉम? वो मुस्कुराते हुए जाइना के पास आकर पूछने लगा। वो अब बहुत बेहतर है मेरे बच्चे। उसके जवाब ना देने पर इरफान ने खुद ही जवाब दिया, अल्लाह पाक आपको बेहतर करे। मैंने घर के लिए कुछ वर्कर्स को बुलाया है ताकि वो घर की हालत ठीक कर सकें। तब तक आप लोग ताशफैन भाई के फ्लैट में रह सकते हैं। ताशफैन भाई ने जाते हुए चाबियां मुझे दे दी हैं। अब क्या हम उस डब्बे नुमा फ्लैट में रहेंगे? सिर्फ वो 2 कमरे का घर है। जाइना ने गुस्से से इरफान से कहा, आपके बेटे की मेहनत है, आप उसे डब्बा कैसे कह सकती हैं? वो उसके लफ्ज़ पकड़ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ताशफैन ने हमारे रहने का इंतज़ाम कर दिया, वरना इतनी जल्दी घर को ठीक करवाना बहुत मुश्किल काम था। शाम तक तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा तो हम ताशफैन के ही घर चले जाएंगे। वो वैसे भी पाकिस्तान के लिए निकल चुका है, तो कुछ दिन उसके घर पर रहते हुए हमें कोई मसला नहीं होगा। इरफान फैसला कर चुके थे, जबकि जाइना अब कुछ नहीं बोल सकती थी और अपनी जीत पर दानियाल ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाई थी। उसने किसी को भी अपने आने की खबर नहीं दी हुई थी। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड होते ही उसने अपने लिए बाहर आकर एक कैब बुक करवाई थी। वो यहाँ पहली दफ़ा नहीं आया था, अभी 5 महीने पहले ही तो वो अपनी तनावुश को यहाँ से लेने के लिए आया था और अब भी वो उसे लेने के लिए आया था। वो नहीं जानता था कि सब लोग उसके साथ किस तरह का सलूक करेंगे। तनावुश ने यहाँ पर सबको क्या बताया होगा, लेकिन वो तो अपनी बीवी को लेने आया था और वो हर हाल में उसे लेकर वापस जाने वाला था। और वो उसकी बीवी थी तो कोई उसके और उसकी बीवी के मामले में बोलने का हक भी नहीं रखता था, और जो बोलेगा वो उसे देख लेगा। वो यहाँ तनावुश को लेने आया था और उसे लेकर ही वापस जाएगा। उसकी गलतफहमी को दूर करने के बाद जो कुछ भी हुआ था वैसा नहीं होना चाहिए था। उसे तनावुश पर बेहद गुस्सा था, लेकिन फ़िलहाल उसे उसकी ज़रूरत थी। अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी वो वापस जाकर जताने वाला था। वो उसे आसानी से माफ़ नहीं करने वाला था। उस पर एतबार ना करके उसने गलती की थी, जिसकी सज़ा की वो
हकदार थी, लेकिन फ़िलहाल वो उसे हर हाल में वापस लेकर जाना चाहता था। उसके बगैर वो एक दिन नहीं रह सका था। ज़िंदगी गुजारना तो नामुमकिन था। इब्राहिम ने फिर से मुझ पर केस कर दिया है। इरफान, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आदमी मेरा पीछा छोड़ता क्यों नहीं? मुझे डर है कि कहीं ये सचमुच मुझे कातिल साबित करके हमेशा के लिए जेल में ना कैद करवा दे। मुझे कैद से बहुत डर लगता है। वो रोते हुए उसके सीने लग गई थी और उसके करीब आने के बहाने ढूंढती थी वो, क्योंकि इरफान उससे निकाह के 10 माह बाद भी अपने साथ किसी मजबूत ताल्लुक में नहीं बांध रहा था। उसका कहना था कि वो अब तक इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पाया, और जब तक वो इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करता तब तक वो ज़ाइना को किसी तरह के झूठे दिलासे में नहीं रख सकता। ज़ैनब को भुलाकर आगे बढ़ना जैसे उसके बस से ही बाहर था। ये बात वो कितनी दफ़ा ज़ाइना के सामने करके उसका दिल जला चुका था, और उसका सारा फ्रस्ट्रेशन वो दानियाल पर निकालती थी। दानियाल बेचारा खौफ की वजह से कुछ कह भी नहीं पाता था। वो छोटा सा मासूम बच्चा अभी तक ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसे में वो ज़ाइना का धूप छाँव जैसा रवैया समझ ही नहीं पाता था। ज़ाइना इरफान के सामने उससे बेइंतहा मोहब्बत जताती और उसकी गैर मौजूदगी में उस पर हाथ उठाने से भी पीछे ना हटती। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ज़ाइना। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम पर किसी तरह का कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और वो इब्राहिम जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है ना, इसका तो हल मैं निकाल लूँगा। वो उसे यकीन दिला रहा था, जबकि वो उसके सीने से लगी खुश हो रही थी। लेकिन जब इरफान ने उसे खुद से अलग करना चाहा तो वो मज़ीद उसके साथ चिपक गई। मेरे पास एक तरीका है जिससे ये सब हो सकता है। इब्राहिम का ध्यान बढ़ जाए और वो इन सब चीज़ों से हटकर कुछ और सोचे। वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, देखो इरफान, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। जो कुछ हो चुका है अब वो कभी भी नहीं बदल सकता। इब्राहिम सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ताशफैन की कस्टडी के लिए उस पर केस कर दूं। उसकी तरफ देखते हुए वो कहने लगी तो इरफान ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं ज़ाइना, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम एक बाप को उसके बच्चे से दूर नहीं कर सकती, और एक माँ से कर सकते हैं वो मेरा बच्चा? 10 महीने से मुझसे अलग है वो। मेरा बच्चा 10 महीने से मुझसे अलग है। कोई मुझसे नहीं पूछता कि मेरे दिल का क्या हाल है। तुमने खुद से अलग किया था ज़ाइना, तुमने खुद उसे पाकिस्तान भेजा था। वो उसे याद दिला रहा था। हाँ, मैंने भेजा था, क्योंकि उस वक्त मुझे दानियाल की हालत बहुत ख़राब लगी थी। उसने अपनी माँ को खो दिया था। क्या तुम नहीं जानते कि उस वक्त दानियाल की क्या हालत थी? मैं दानियाल को एक माँ का प्यार देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे सौतेली माँ समझें। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। मैं समझ सकता हूँ ज़ाइना, तुमने मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वो जैसे उसकी बात को अब समझा था। ऐसी बात नहीं है इरफान, बस मैं अपने बेटे से बिछड़ कर अब तरस गई हूँ। मैं अपने बेटे को देख नहीं सकती, उससे मिल नहीं सकती, उसके लम्स को महसूस नहीं कर सकती। वो उसे हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रही थी। तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हम पहले ताशफैन को लीगल तरीके से इब्राहिम से मांगेंगे। अगर वो उसे हमें देने के लिए तैयार है तो ठीक, वरना हम इस पर केस कर देंगे। वो उसे उम्मीद दिला गए। उन दोनों ने ही ना सोचा था कि अम्मा इस तरह का कोई फ़ैसला कर लेंगी। अम्मा ने अस्पताल में दाखिल अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस लेते हुए उनके सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया था। अम्मा का कहना था वो अपनी बहू को इस तरह से नहीं देख सकती, और ना ही अपने बेटे को। वो अपनी बहू से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और ऐसी ही मोहब्बत उन्हें अपने बेटे से भी थी। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इब्राहिम की शादी उस इब्राहिम की बेवा से कर देंगी। वो दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार न थे। उन दोनों में जो रिश्ता था वो बहुत मुकद्दस था। ये तो उनके वहमो गुमान में भी ना आया था कि उन दोनों को किसी महरम रिश्ते में बांध दिया जाएगा। लेकिन अम्मा की ख्वाहिश के सामने, उनके आंसुओं के सामने वो बेबस हो गए। उन बच्चों को माँ बाप बनकर पालना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में उन दोनों को मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। यही वजह थी कि इब्राहिम ने ज़्यादा सोचे समझे बिना माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का फ़ैसला कर लिया। वो जानता था उसकी भाभी इतनी आसानी से ये सब कुछ कबूल नहीं करेगी। वो उम्र में भी उससे 2 साल बड़ी थी, और हमेशा से वो उनसे बहुत लाड से बात करती थी। उन दोनों में नोक झोंक का रिश्ता था, और अब ये रिश्ता एक बहुत मजबूत ताल्लुक़ में बन चुका था। निकाह बहुत सादगी से अस्पताल में ही हुआ था, और अम्मा उस निकाह के बाद बेइंतहा खुश थी। उन्हें लगा था जैसे अम्मा की सांसें वापस आ जाएंगी और उनके साथ वो कुछ और वक्त गुजार पाएंगी। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। वो अम्मा को दुनिया से रुखसत करने से पहले उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर चुके थे। अम्मा ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई थी।
उन दोनों को एक दूसरे के साथ खुश और मुतमईन देखकर उन्होंने एक रात आहिस्ता से आंखें मूंद ली थी और अपने खालिक हकीकी से जा मिली। वो रात इब्राहिम और उसके खानदान पर कयामत बनकर टूटी थी। मैं ऐसे किसी केस को नहीं मानता हूँ। मैं अपने बेटे को हरगिज उस औरत के हवाले नहीं करूँगा। वो साफ इनकार कर रहा था, जबकि उसके इनकार पर अगले ही दिन इरफान ने उस पर केस कर दिया। ताशफैन अभी 8 साल का ना हुआ था और न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक 8 साल से छोटा बच्चा उसकी माँ के पास रहता है। वो उस कानून को नहीं मानता था, लेकिन इरफान का केस मजबूत था। एक बच्चे को उसकी माँ के पास रहना चाहिए था और उसके पास जाइना के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। दिन ब दिन उसका केस मजबूत होता चला गया था। उसे लेने के लिए वो पाकिस्तान तक आ गई थी। वो उससे उसकी बहन छीन चुकी थी, उसके भाइयों को मार चुकी थी और उससे और कितने रिश्ते छीन चुकी थी। और अब वो उससे उसका बेटा भी छीनना चाहती थी, जो देने के लिए वो हरगिज तैयार न था। और ऐसे में इरफान उससे बिल्कुल बदजन हो चुका था। वो उसकी शक्ल देखने का रवादार भी न था। वो इरफान से कई दफ़ा मिलने के लिए गया, लेकिन इरफान की तरफ से उसे साफ इनकार मिला। वो उससे मिलना ही नहीं चाहता था और ये जाइना के लिए सबसे अच्छी बात थी। वो अपना केस बहुत बुरे तरीके से हारा था। यहाँ तक कि अदालत की तरफ से ऑर्डर दे दिए गए थे कि इब्राहिम ताशफैन का सारा खर्चा उठाएगा जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। उसे अपने बेटे का कोई भी खर्चा उठाने के लिए मसला नहीं था, लेकिन वो अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहता था। वो औरत जो इरफान को इस हद तक उससे बदजन कर सकती थी, वो भला उसके बेटे से उसे दूर क्यों ना करती। शायद वो कभी उससे उसकी शक्ल ही ना देखने देती और उसे यही डर था कि वो ताशफैन को उससे दूर कर देगी। वो जितना हो सका इस केस को लड़ने की कोशिश करता रहा और आखिरकार हार गया। वो उसका मासूम बच्चा उससे छीन कर ले गई और वो कुछ भी नहीं कर पाया। फारिक, मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ गलतफहमी है और कुछ भी नहीं। हमें इन दोनों की गलतफहमी को दूर करना चाहिए। इस तरह आपका गुस्सा उन दोनों का रिश्ता ख़राब कर सकता है। वो कमरे में आया तो मायरा उसे समझाने की कोशिश करने लगी। तनावुश ने कहा कि उसका रोज़ के साथ अफेयर चल रहा है और रोज़ ने उसे प्रपोज़ किया है। रोज़ एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, मुमकिन है कि ऐसा कुछ हुआ हो और वो यूं ही तो नहीं उस पर इतनी मेहरबान थी। और ताशफैन ने उसके प्रपोज़ल को कबूल कर लिया था। शायद वो अपना करियर बनाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कर लिया होगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो तनाव से मोहब्बत नहीं करता। ये इंडस्ट्री ऐसी थी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते थे जो हम कभी नहीं करना चाहते। वो तनावुश को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हरगिज़ ना कहती, लेकिन वो चाहती थी कि वो ताशफैन को समझे। लेकिन वारिक का गुस्सा इस बात पर वो पहले ही देख चुकी थी। जब सुबह उसने वारिक से इस बारे में बात करना चाही, तब उसने कह दिया कि वो तनावुश के साथ अब ताशफैन का नाम ही नहीं सुनना चाहता। तनावुश को यहाँ आए 3 दिन गुजर चुके थे। मायरा को ताशफैन के हक़ में बातें करते सुन वो उसे मना कर चुका था कि वो तनावुश के पास बैठे ही ना, क्योंकि उसे लगता था वो उसकी बहन को हर्ट करने का सबब बन रही है। और दूसरी तरफ से ताशफैन भी खामोश बैठा था। उसने क्या कर लिया था? ना तो वो किसी को फ़ोन कर रहा था और ना ही उसने तनावुश से राब्ता करने की कोई कोशिश की थी। सच तो ये था कि वो खुद भी तनावुश को छोड़ देना चाहता था, वरना एक आदमी की बीवी उसे छोड़कर चली जाए, वो उसकी खैरियत तक मालूम करने के लिए उसे फ़ोन ना करे। वो खुद ही उससे जान छुड़वाना चाहता था। हकीकत यही थी जो तनावुश ने बताई थी और उसकी बहन दुखी होकर लौटी थी। उसका दिल टूटा था। अब तो ताशफैन एड़ियाँ रगड़ता भी पाकिस्तान आए, तब भी अपनी बहन को वो उसके हवाले नहीं करने वाला था। अभी वो पता नहीं मायरा से क्या क्या कहने वाला था जब बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त कौन आ सकता है? अब तो आधी रात का वक्त था। उसने खिड़की के पास आते हुए पर्दा हटाया था जहाँ बाहर कैब खड़ी थी और उसमें से उतरने वाले इंसान को देखकर वारिक का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँच गया था। मुझे नहीं रहना आपके पास, जाने दे मुझे, मेरे बाबा के पास रहना है, छोड़े मुझे, मुझे नहीं रहना। वो अपना आप उससे छुड़वा रहा था तो वो जहाज़ के अंदर जाने को तैयार नहीं था। जब जाइना ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा था, तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे और ख़बरदार जो अब ज़रा भी आवाज़ निकाली, वरना मैं ये मुंह तोड़ कर रख दूंगी तुम्हारा। वो बेहद गुस्से से उसे सीट पर धकेलते हुए बोली थी, जबकि इरफान तो उसका अंदाज देख कर रह गया था। जाइना, ये क्या तरीका है? छोटा सा बच्चा है वो, तुम उससे इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? वो सच में उसकी इस हरकत पर गुस्सा कर गया था। इरफान, तुम नहीं जानते, इब्राहिम ने इसे बिगाड़ दिया। ये मेरे इतना खिलाफ हो गया है कि हद नहीं। ये मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, इब्राहिम के पास वापस जाना चाहता है। इब्राहिम ने इसे बेजा लाड प्यार देकर मुझसे दूर करने की कोशिश किया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सुधार लूँगी मैं इसे। तो मैं कुछ ही दिनों में सीधा कर दूंगी, वो पुरसकून अंदाज में कहती उसे बिठा चुकी थी, जबकि वो बुरी तरह से रोए जा रहा था। लेकिन जाइना को परवाह ही कहाँ थी। वो जीतना चाहती थी और वो जीत चुकी थी। अब वो ताशफैन को हमेशा के लिए अपने पास रखने वाली थी और ताशफैन के नाम जो जायदाद, वो भी यकीनन जल्द ही उसकी होने वाली थी।
क्योंकि यहाँ आकर उसे ये भी पता चल चुका था कि इब्राहिम ने सारी जायदाद का बंटवारा करके सारी जायदाद के उसके असल हकदारों के नाम कर दिए ताकि आगे जाकर कोई मसला ना रहे। इब्राहिम का कहना था कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिस तरह अचानक उसके भाई बहन दुनिया से रुखसत हो गए थे वो भी हो सकता था। ऐसे में वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था, इसलिए उसने उनकी छोटी उम्र में बड़े फैसले कर दिए थे। सारी जायदाद उन लोगों के नाम करके वो खुद बड़ी उज़्ज़िम्मा हो गया था। ताशफैन के नाम जो जायदाद उसने की थी वो ताशफैन को ही मिलने वाली थी और वो अब ताशफैन को सारी ज़िंदगी अपने पास रखने वाली थी। तो यकीनन अगर वो हमेशा उसके पास रहता तो उसकी जायदाद भी उसी के पास आती और फिर ताशफैन का सारा खर्चा भी वही उठाने वाला था, तो उसे क्या मसला हो सकता था अपने साथ रखने में ताशफैन को। हाँ, लेकिन वो उसे अब भी कभी वापस नहीं भेजना चाहती थी। वो उसे हमेशा अपने पास रखकर इब्राहिम को सज़ा देना चाहती थी। तो ताशफैन को वापस तो वो ले आई थी, लेकिन यहाँ लाते उसने उसे किसी फालतू शय की तरह इग्नोर कर दिया था। ताशफैन ज़्यादातर वक्त दानियाल के साथ गुजारता था, जबकि दानियाल हर वक्त सहमा हुआ रहता था। वो बहुत कमज़ोर हो गया था। इन 10 महीनों में वो अपनी माँ के बिना एक ऐसी औरत के ऐसे ऐसे रूप देख चुका था कि वो मेंटली ठीक नहीं था। वो एक जगह पर बैठता तो बैठा ही रहता। उसे 10-10 घंटों तक एक ही जगह बिठा दिया जाता तो उसे परवाह नहीं होती थी। ना वो उठकर खाना मांगता और ना ही कहीं खेलने जाता। शरारत मस्तियाँ तो उस बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं थी। वो ताशफैन से भी खौफज़दा रहता। हालांकि ताशफैन को वो बहुत पसंद था। वो खुद ही उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाता तो वो उसके साथ चल देता, लेकिन वो उससे भी कोई बात नहीं करता था। इरफान उसके लिए अक्सर परेशान रहता, उसे अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर जाता, लेकिन डॉक्टर्स की समझ से भी ये बच्चा बिल्कुल बाहर था। इरफान के लिए ताशफैन और दानियाल दोनों ही बहुत अजीज़ थे। ज़ैनब ताशफैन से बहुत मोहब्बत करती थी। उसे फ़ोन करती तो घंटों उससे बातें किया करती थी। उसे याद था कि वो जब 2 साल का था तो तब अपनी तोतली ज़ुबान में अपनी फुफ्फो से कितनी बातें किया करता था और फिर वो बाद में कितनी खुश होकर उसे वो सारी बातें बताया करती थी। कितना अजीज़ था वो ज़ैनब के लिए और वो उसके लिए भी उतना ही अजीज़ हो गया था। वो उसका ख्याल रखने की कोशिश करता, लेकिन उसे ज़ाइना पर हैरत होती, जो उसकी माँ थी। उसे अपने बच्चे की परवाह ही ना थी। वो उसका हाल तक नहीं पूछती थी। अगर मुलाजमा उसके कपड़े बदल देती तो ठीक था, वरना वो तो उठकर कभी अपने कपड़े तक बदलना पसंद नहीं करती थी बच्चे के। अजीब थी ज़ाइना। उसे ज़ाइना की ये सारी आदतें हरगिज़ पसंद ना थी। वो दानियाल से उसके सामने बहुत मोहब्बत जताती और वो यही सोचता था कि वो दानियाल से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो वो 2 मोहब्बत के लफ्ज़ भी नहीं बोलती थी। वो कैसी माँ थी, वो समझ नहीं पाता था। अगर उसे किसी चीज़ से मतलब था तो सिर्फ़ उस चेक से जो इब्राहिम की तरफ से हर महीने ताशफैन के लिए आता था। ताशफैन की 13वीं सालगिरह पर इब्राहिम की तरफ से होने वाले केस ने उन्हें परेशान कर दिया था, क्योंकि इस दफ़ा इब्राहिम ने उसकी कस्टडी नहीं मांगी थी, बल्कि वो उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। अदालत के ऑर्डर के मुताबिक ताशफैन को उसके बाप से मिलने की इजाज़त दे दी गई थी और अदालत की तरफ से उसे ये भी ऑर्डर कर दिया गया था कि वो 1 महीने तक अपने बाप के साथ कहीं पर भी जा सकता है। इब्राहिम उसे लेने आया तो ज़ाइना ने बाहर निकलकर देखा तक नहीं। उसे ताशफैन की परवाह नहीं थी, तो वो इब्राहिम की क्यों करती। वो अपनी किसी पार्टी में जा रही थी, जबकि ताशफैन बिल्कुल खामोशी से अपने बाप के पास आया और उसकी गाड़ी में बैठ गया। उसकी टिकट्स का, वीज़े का इंतज़ाम किस तरह किया गया वो नहीं जानता था। बस उसका बाप उसे अपने साथ लेकर गया था और वो पाकिस्तान आ गया था। उसे बस ये पता था कि उसे 1 महीने तक यहीं पाकिस्तान में रहना। इब्राहिम उसे पाकिस्तान लाने के बाद जो कहता वो कर देता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बात ना मानने पर वो उसे मारेगा, जिस तरह उसे उसकी माँ मारती थी। उसकी माँ को तो बस मारने का बहाना चाहिए होता था और वो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि दानियाल को भी बहुत बुरे तरीके से मारती थी और वो अपनी माँ से बहुत खौफज़दा रहता था। यही खौफ उसे इब्राहिम से भी महसूस होता था। वो अपने पुराने दिनों को बिल्कुल भुला चुका था। उसे याद ही ना था कि उसकी कोई ताई अम्मी भी थी। वो उससे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और फिर एक दिन एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वो छोटी सी सुर्ख गालों वाली लड़की सर पर सुर्ख दुपट्टा लिए पिन पकड़कर खुश हो रही थी, जो उसके निकाह में दे दी गई थी। निकाह का मतलब तो वो भी नहीं समझता था उस वक्त। उसने अपने बाप के कहने पर वहाँ दस्तखत कर दिए जहाँ उसे कहा गया था, लेकिन वो लड़की उसे बहुत पसंद आई थी।